हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी 3rd यूनिट उत्पादन तथा लागत का दूसरा भाग, उत्पत्ति ह्रास नियम। आज के हमारे प्रमुख अध्ययन बिंदु हैं उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपात का नियम, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की अवस्थाएं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यताएं और परिवर्तनशील अनुपात के नियम का महत्व। बच्चों, हमने अपने इस अध्याय के प्रारंभ में उत्पादन फलन पढ़ा था, जिसमें हमने उत्पादन फलन के प्रकार पढ़े थे। उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर पाता है। वह कुछ साधनों को स्थिर रखता है और कुछ साधनों को परिवर्तनशील रखता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादक उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर सकता है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत आने वाले उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम। अल्पकालीन उत्पादन फलन में उत्पत्ति के 3 नियम आते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति समता नियम। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम, जो कि हमारे सिलेबस का मुख्य विषय है। उत्पत्ति ह्रास नियम एवं परिवर्तनशील अनुपात के नियम। बच्चों, उत्पत्ति ह्रास नियम और परिवर्तनशील अनुपात का नियम एक ही नियम के 2 नाम हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से एडम स्मिथ, रिकार्डो एवं माल्थस के नाम प्रमुख हैं। इसी नियम की आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा जो व्याख्या की गई है, उसे हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम क्या है। ये दोनों नियम एक ही हैं, एक ही नियम के 2 नाम हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम नाम प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया और परिवर्तनशील अनुपात का नियम, यह व्याख्या आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई। तो बच्चों, परिवर्तनशील अनुपात के नियम अथवा उत्पत्ति ह्रास के नियम के अनुसार अल्पकाल में यदि हम उत्पादन के अन्य सभी साधनों को स्थिर रखते हुए एक परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते हैं, तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ेगा, फिर घटने लगता है और अंत में ऋणात्मक हो जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमें उत्पादन की 3 अवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। उत्पादन बढ़ रहा है, घट रहा है और ऋणात्मक हो रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो अनुपात है, उत्पादन के और साधन का अनुपात है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए हम इसे परिवर्तनशील अनुपात भी कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है कि जब उत्पादक अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रख के और कुछ साधनों को परिवर्तित करता है, तो उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, फिर घटता है और अंत में ऋणात्मक होता है। बच्चों, हम यहाँ पर एक बिंदु और समझ लेते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई थी। उन्होंने कहा कि उत्पत्ति ह्रास नियम प्रमुख रूप से कृषि में लागू होता है। उन्होंने यह नियम कृषि के लिए दिया था कि कृषि में जब निरंतर खेती की जाती है और हम उत्पादन के लिए श्रमिकों को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि भूमि तो हमारी स्थिर है, निश्चित है, प्रकृति द्वारा दी गई है, तो जब हम श्रमिकों को बढ़ाते जाते हैं, अपने परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय बाद उत्पादन हमें गिरता हुआ प्राप्त होता है। परंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस नियम को एक नया नाम दिया, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, और उन्होंने कहा कि यह नियम सिर्फ कृषि में लागू नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक उत्पादन में लागू होता है, चाहे निर्माण प्रक्रिया हो, चाहे खनन प्रक्रिया हो, और चाहे मत्स्य पालन हो या कृषि हो। प्रत्येक उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और आवश्यक रूप से लागू होता है। बच्चों, उत्पत्ति ह्रास नियम को हम एक तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे कि कैसे उत्पादन बढ़ता है, गिरता है और ऋणात्मक होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम हमारी उत्पादन की 3 अवधारणाओं पर आधारित है: कुल उत्पादन,
सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। इन तीनों अवधारणाओं को हम अपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं और संक्षेप में इनका हम यहाँ पर पुनः रिवीजन कर लेते हैं। कुल उत्पादन क्या है? परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयों द्वारा उत्पादित उत्पादन कुल उत्पादन कहलाता है। सीमांत उत्पादन क्या है? परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अगली इकाई द्वारा उत्पादित उत्पादन सीमांत उत्पादन कहलाता है। औसत उत्पादन क्या है? परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है। बच्चों, मैं इसे पिछले वीडियो में अधिक विस्तार से समझा चुकी हूँ, जिसे आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब बच्चों, हम इस तालिका में देखें तो हमने सबसे पहले स्थिर साधन लिया हुआ है, क्योंकि हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम कहता है कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रहेंगे और कुछ साधन परिवर्तनशील। तो हमने अपनी तालिका में स्थिर साधन के रूप में भूमि को ले लिया है। भूमि हमारी स्थिर रहेगी। अगर हम भूमि के एक भूखंड का प्रयोग कर रहे हैं तो वो निरंतर एक ही रहेगा, इसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील साधन के रूप में हम श्रम को लेते हैं। अल्पकाल में हम उत्पादन में वृद्धि के लिए श्रम की इकाई में वृद्धि करते हैं और श्रम के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भूमि हमारी स्थिर रहेगी। तो परिवर्तनशील साधन के रूप में हमने श्रम लिया और श्रमिक की जो हम इकाई बढ़ाएंगे वो समान रूप से बढ़ाएंगे। बच्चों, ऐसा कहीं भी नहीं होगा कि हम एक इकाई के बाद 10 इकाइयाँ बढ़ा दें, फिर 4 बढ़ा दें या 5। जो भी वृद्धि है वो समान रूप से होगी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 समान वृद्धि होगी। इसके बाद हमने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन लिया है। उत्पत्ति ह्रास नियम की जो व्याख्या है वह सीमांत उत्पादन के माध्यम से होती है। तो हम सबसे पहले तालिका बनाने में सीमांत उत्पादन बनाएंगे। और बच्चों, इसे हम अगर देखें तो तालिका की दृष्टि से आसान भी रहेगा। आप जब सीमांत उत्पादन निकाल लेंगे तो आप कुल उत्पादन और औसत उत्पादन आसानी से निकाल पाएंगे। सीमांत उत्पादन की एक प्रवृत्ति होती है कि सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, गिरता है, शून्य होता है और ऋणात्मक होता है। तो सीमांत उत्पादन की इस प्रवृत्ति को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तालिका को बनाते समय। बच्चों, मैंने कुछ संख्याएं ली हुई हैं 40, 50, 40, लेकिन आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी दूसरी संख्या ले सकते हैं। आप ले सकते हैं 70, उसके बाद सीमांत उत्पादन बढ़ेगा 80, फिर गिरेगा, फिर 60 पे आ जाएगा, 50 पे आ जाएगा, 40, शून्य और ऋणात्मक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इस तालिका को बनाने के लिए आप अपनी संख्या लेकर ही अभ्यास करेंगे। आपको सिर्फ सीमांत उत्पादन की प्रवृत्ति को समझना होगा कि यह प्रारंभ में बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर शून्य होता है, फिर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम सीमांत उत्पादन निकालेंगे। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, सीमांत उत्पादन क्या है? परिवर्तनशील साधन की अगली इकाई द्वारा उत्पादित उत्पादन सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो जब श्रम की पहली इकाई द्वारा उत्पादन किया गया तो हमें 40 इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। जब श्रम की दूसरी इकाई द्वारा उत्पादन किया गया तो हमें दूसरी इकाई से 50 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हुआ। बच्चों, हम यहाँ पर देखें तो हमारा सीमांत उत्पादन कैसा हुआ? यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अगर हम तीसरी इकाई देखें तो तीसरी इकाई द्वारा 40 इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। अब बच्चों, हम देखेंगे हमारा सीमांत उत्पादन गिरने लगा है, 50 से कम होकर 40 हो गया। अर्थात प्रारंभ में हमारा उत्पादन बढ़ा, अब उत्पादन हमारा गिरना प्रारंभ हो गया। इसके बाद चौथी इकाई का उत्पादन देखें तो चौथी इकाई से 30 इकाइयों का सीमांत उत्पादन किया गया। पांचवी इकाई से 20 इकाई का सीमांत उत्पादन किया गया और छठवीं इकाई से शून्य का उत्पादन हुआ। यहाँ पर कोई उत्पादन हुआ ही नहीं। जब छठवीं इकाई श्रम की लगी और उसने उत्पादन किया तो छठवीं इकाई से हमें कोई भी उत्पादन प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर सीमांत उत्पादन हमारा शून्य रहा। और सातवीं इकाई से जब उत्पादन किया गया तो उत्पादन ऋणात्मक हो गया। यहाँ हमें -20 प्राप्त हुए, क्योंकि हम शून्य पर पहले ही आ चुके थे। -20 हमें क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि अब जो परिवर्तनशील साधन उत्पादन कर रहे हैं
उनकी उत्पादन में कोई भूमिका नहीं है, बल्कि उत्पादन में लागत का बोझ बढ़ रहा है, तो हमारा उत्पादन ऋणात्मक हो गया। तो बच्चों, ये सीमांत उत्पादन समझ में आया। सीमांत उत्पादन निकालने के लिए आपको सीमांत उत्पादन की प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर बच्चों हम ये भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीमांत उत्पादन में वृद्धि हुई, फिर गिरा, फिर शून्य हुआ, फिर ऋणात्मक हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा स्थिर साधन स्थिर है और हम सिर्फ परिवर्तनशील साधन के माध्यम से उत्पादन कर रहे हैं। हम जब उत्पादन में परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का जो संयोग है वो बहुत अनुकूल हो जाता है और हमारे उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। लेकिन जब हम स्थिर साधन में कोई वृद्धि नहीं कर रहे और परिवर्तनशील साधन को निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो संयोग है स्थिर और परिवर्तनशील साधन का वो प्रतिकूल होने लगता है और उत्पादन में कमी आने लगती है। इस स्थिति में अगर उत्पादन में वृद्धि चाहिए है तो हमें स्थिर साधन को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमने मान्यता ले रखी है कि हम स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ परिवर्तनशील साधन के माध्यम से ही वृद्धि कर रहे हैं। तो परिवर्तनशील साधन जो कार्य कर रहे थे अब उनकी क्षमता कम होने लगी। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। एक भूमि है जिस पर हम खेती कर रहे हैं, भूमि हमारी स्थिर है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि श्रमिक को लगाया। अब श्रमिक और बढ़ाए ताकि उत्पादन बढ़े। तो जब हम श्रमिक निरंतर बढ़ाते जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारा उत्पादन निरंतर बढ़ता जाएगा। प्रारंभ में उत्पादन बढ़ेगा, फिर उत्पादन गिरेगा। क्यों? क्योंकि हमें और अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है और अधिक तकनीकी की आवश्यकता है, जिनको कि हम नहीं बढ़ा रहे हैं, हम केवल श्रम बढ़ा रहे। तो सिर्फ श्रम बढ़ाने से उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता। साधनों के जो भी अनुपात हैं वो हमें पूरे बढ़ाने होंगे। लेकिन अल्पकाल की हमारी मान्यता कहती है हम सिर्फ परिवर्तनशील साधन बढ़ाएंगे। तो परिवर्तनशील साधन बढ़ाने की वजह से हमारा उत्पादन गिरने लगता है और उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। अब बच्चों हम देखेंगे कुल उत्पादन। कुल उत्पादन का फॉर्मूला क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिग्मा एम पी। सिग्मा का मतलब हुआ योग, सीमांत उत्पादन का योग। हम परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उसे कुल उत्पादन कहते हैं, अथवा हम सीमांत उत्पादन का योग करते जाएं तो भी हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि पहली इकाई से हमें 40 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त हुआ और हमारा सीमांत उत्पादन 40 ही था। अगर हम 2 इकाइयों का उत्पादन देखें तो हमें दोनों ही सीमांत इकाइयों को जोड़ना पड़ेगा। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो हमें 90 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त होता है। 3 इकाइयों का कुल उत्पादन देखेंगे तो हमें 130 इकाई का कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने 2 इकाइयों में तीसरी इकाई 40 जोड़ दी तो हमें 130 का कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है। और 4 इकाइयों का हम कुल उत्पादन देखें तो 130 में 30 जोड़ेंगे तो हमें 160 का कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है। 5 इकाइयों का कुल उत्पादन देखें तो 160 में हम 20 जोड़ेंगे, 180 इकाइयों का हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है। 6वीं इकाई का कुल उत्पादन देखें तो हमें 180 प्राप्त हुआ। 5वीं में भी 180 था, 6वीं में भी 180 था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 6वीं इकाई से जो हमें सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ वह 0 था। तो जब 5वीं और 6वीं इकाई को जोड़ेंगे तो हमारा कुल उत्पादन स्थिर रहेगा। तो हमें 6 इकाइयों से भी 180 का कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा। 7 इकाइयों का अगर हम कुल उत्पादन देख रहे हैं तो हमें 160 प्राप्त हो रहा है, जो कि 180 की तुलना में कम हो गया है, गिर गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 7वीं इकाई से हमें ऋणात्मक सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ था। 180 में जब हम ऋण के 20 जोड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे नहीं बल्कि घटेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस घटता है। तो 180 में से जब 20 घटेगा तो हमें कुल 160 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त होगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे सीमांत उत्पादन समझ में आ गया और हमें कुल उत्पादन समझ में आ गया। उत्पत्ति ह्रास नियम को समझने के लिए इस तालिका को समझना बहुत आवश्यक है। बच्चों आपको इससे समझ में आएगा कि कैसे उत्पादन गिर रहा है, कैसे हम जो परिवर्तनशील साधन की इकाइयों को बढ़ा रहे हैं और हमारा उत्पादन गिरता जा रहा है। अब हम देखते हैं औसत उत्पादन। औसत उत्पादन क्या है? परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन। तो औसत उत्पादन का फॉर्मूला क्या है? कुल उत्पादन अपॉन परिवर्तनशील साधन की इकाई, TP/Q।
तो हम कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देते जाएंगे और हमें औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। 40 में जब हम 1 का भाग देंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा, 90 में हम 2 का भाग देंगे हमें 45 प्राप्त होगा, 130 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमें 43.3 प्राप्त होगा, 160 में जब हम 4 का भाग देंगे हमें 40 प्राप्त होगा, 180 में 5 का भाग देंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा, 180 में जब हम 6 का भाग देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा और 160 में जब हम 7 का भाग देंगे तो हमें 22.8 प्राप्त होगा। और बच्चों अगर हम औसत उत्पादन की तालिका भी देखें तो देखेंगे कि हमारा प्रारंभ में उत्पादन बढ़ा और इसके बाद उत्पादन गिरना प्रारंभ हो गया। तो जो उत्पत्ति ह्रास नियम है वह इन 3 प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है और इन 3 अवधारणाओं को हमने समझा कि जैसे जैसे हमने परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया हमारा उत्पादन गिरना प्रारंभ हो गया। अब हम यहाँ पर उत्पादन की विभिन्न अवस्थाएं देखते हैं। उत्पादन की यहाँ पे हमें 3 अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। उत्पादन में वृद्धि, फिर उत्पादन घटता है, फिर उत्पादन ऋणात्मक होता है। इन तीनों अवस्थाओं का निर्धारण हम सीमांत उत्पादन के माध्यम से करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी इकाई तक हमारे सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही, तो यह उत्पादन की प्रथम अवस्था कहलाती है जहाँ पर उत्पादन बढ़ता है। इसके बाद हम देख रहे हैं तीसरी इकाई से 6वीं इकाई तक हमारे उत्पादन में गिरावट हुई, उत्पादन घटा। इसे हम उत्पादन की दूसरी अवस्था बोलते हैं जहाँ पर उत्पादन घट रहा होता है। इसके बाद 7वीं इकाई में हमारा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हुआ, इसे हम उत्पादन की तीसरी अवस्था बोलते हैं, ऋणात्मक उत्पादन की अवस्था। तो बच्चों हमें इस तालिका के माध्यम से उत्पत्ति ह्रास नियम स्पष्ट रूप से समझ में आया कि यह कैसे कार्य करेगा। अब हम इसके लिए एक चित्र को भी समझते हैं कि चित्र में भी हमें समझ में आएगा कि जो हमारा उत्पादन है वो कैसे गिरता है। चित्र के माध्यम से हम इसे आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। बच्चों इस चित्र में देखिए हमने x अक्ष लिया हुआ है। x अक्ष पर हमने अपना परिवर्तनशील साधन श्रम लिया हुआ है। श्रम की हमारी 7 इकाइयाँ हैं, तो हमने ये 7 इकाइयाँ यहाँ पर दिखाई हुई है। और बच्चों y अक्ष पर देखें तो y अक्ष पर हमने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन लिया हुआ है और इनकी मात्रा दिखाई हुई है। अब इनकी मात्रा को हम कैसे दिखाएंगे, तो इसके लिए हमें इन तीनों उत्पादन की सबसे बड़ी संख्या देखनी होगी कौन सी है। तो हमारी अगर हम तीनों उत्पादन में देखें तो हमारी सबसे बड़ी संख्या 180 है जो कि कुल उत्पादन की है। तो बच्चों 180 अगर हम कॉपी पर दिखाएं तो 1 2 3 4 करके दिखाना संभव नहीं होता। इसके लिए हम एक विभाजन ले लेते हैं और हमारा विभाजन अपनी संख्याओं के अनुसार होता है। जैसे मैंने यहाँ पर 25-25 का विभाजन लिया है, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200, जिससे हमारी अधिकतम संख्या 180 इसमें आ गई है। इसके बाद 0 से नीचे हमने माइनस के 25 को दिखाया है क्योंकि हमारा सीमांत उत्पादन ऋण का 20 है, क्योंकि हमारा विभाजन 25-25 का है तो हमने यहाँ 25 दिखाया है। बच्चों गणितीय रूप में देखें तो -0 के पहले ही आता है। जैसे हम गिनती लिखते हैं 0, जो हमारी 1 2 3 ये कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। अगर हम 0 से पहले जाएंगे तो -1, -2 और -3, इस तरह से संख्याएं होती हैं। तो बच्चों समझ में आया, जो -25 है वो 0 से नीचे जाएगा। अब बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं कि सीमांत उत्पादन का रेखा चित्र कैसे बनेगा। हम पहली इकाई से देखें तो हमें सीमांत उत्पादन कितना प्राप्त हुआ, 40 का प्राप्त हुआ। दूसरी इकाई से देखें तो हमें सीमांत उत्पादन कितना प्राप्त हुआ, 50 का। हम बच्चों ऐसे बिंदु रखते जाएंगे, आप जब कॉपी पे बनाएंगे तो भी आप ऐसे ही बिंदु रखेंगे। तीसरी इकाई से हमें 40 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। चौथी इकाई से हमें 30 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। पाँचवीं इकाई से हमें 20 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। छठवीं इकाई से हमारा सीमांत उत्पादन 0 हो गया और सातवीं इकाई से हमें ऋणात्मक 20 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। ऋणात्मक हमारा x अक्ष के नीचे जाएगा। अब हम इन सभी बिंदुओं को मिलाएंगे तो हम जो सीमांत उत्पादन को मिलाएंगे वो 0 से, जब हम इन सभी बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें एक उल्टे U आकार का वक्र प्राप्त होता है जो कि सीमांत उत्पादन वक्र है।
इसके बाद हम देखते हैं औसत उत्पादन। औसत उत्पादन भी हमें पहली इकाई से 40 का प्राप्त हो रहा है, दूसरी इकाई से 45 का प्राप्त हो रहा है, तीसरी इकाई से हमें 43.3 का प्राप्त हो रहा है, चौथी इकाई से हमें 40 का प्राप्त हो रहा है, पाँचवीं इकाई से 36 का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, छठवीं इकाई से हमें 30 का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है और सातवीं इकाई से हमें 22.8 का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। जब इन बिंदुओं को भी हम मिलाएंगे तो भी हमें एक उल्टे यू आकार का वक्र प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ समझ में आ गया सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन का वक्र कैसे बनेगा। और ये वक्र हम देख रहे हैं हमारा प्रारंभ में बढ़ रहा है, इसके बाद गिर रहा है। यह उत्पत्ति ह्रास नियम को दर्शा रहा है कि प्रारंभ में हमारा उत्पादन बढ़ेगा और इसके बाद हमारा उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाएगा। और यह उत्पादन का जो बढ़ने और घटने का क्रम ही इसे आकार देता है, इसी कारण इसका आकार उल्टे यू आकार का होता है। अब हम कुल उत्पादन देख लेते हैं। पहली इकाई से हमारा कुल उत्पादन भी 40 का है, 2 इकाइयों से हमारा कुल उत्पादन 90 का है, 3 इकाइयों से हमारा कुल उत्पादन 130 का है, 4 इकाइयों से हमारा कुल उत्पादन 160 का है, 5 इकाइयों से हमारा कुल उत्पादन 180 का है, 6 इकाई से हमारा कुल उत्पादन फिर से 180 का है और 7 इकाइयों से हमारा कुल उत्पादन 160 का है। इन बिंदुओं को बच्चों हम मिला देंगे तो हमें इस प्रकार से कुल उत्पादन की रेखा प्राप्त हो जाती है। और कुल उत्पादन भी हम देखें तो प्रारंभ में हमारा बढ़ रहा है, फिर स्थिर, और इसके बाद कुल उत्पादन हमारा गिर रहा है। अब जो 3 अवस्थाएं हमने तालिका में देखी थी, अब इन तीनों अवस्थाओं को हम इस चित्र में देखते हैं। तो पहली अवस्था कहाँ होती है? जब तक हमारा सीमांत उत्पादन बढ़ता है। तो हमारा सीमांत उत्पादन दूसरी इकाई तक बढ़ा है, तो ये जो अवस्था है यह पहली अवस्था है, जहाँ पर कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन तथा औसत उत्पादन तीनों में वृद्धि हो रही है। तो जो ये दूसरी इकाई का बिंदु होता है कुल उत्पादन में, इसे मोड़ बिंदु भी कहा जाता है। मोड़ बिंदु, क्योंकि इसके बाद उत्पादन घटना प्रारंभ हो जाता है। अब दूसरी अवस्था के निर्धारण के लिए हम देखते हैं हमारा सीमांत उत्पादन कहाँ तक गिर रहा है? 6वीं इकाई तक। तो 6वीं इकाई पर यहाँ तक हमारी दूसरी अवस्था रहती है, हम इसे उत्पादन में दूसरी अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में देखें तो हमारा सीमांत उत्पादन भी गिर रहा है, औसत उत्पादन भी गिर रहा है, कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है लेकिन घटती हुई दर से। बच्चों हम इसे कुल उत्पादन को यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रारंभ में जो हमारी 40 से 90 वृद्धि हुई है यह 50 इकाइयों की वृद्धि हुई है। 90 से जो 130 की वृद्धि है वह 40 इकाइयों की है। 130 से 160 की वृद्धि 30 इकाइयों की है और 160 से 180 की वृद्धि 20 इकाइयों की है। कहने का तात्पर्य है कि कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन गिरती हुई दर से। तो इसीलिए जो दूसरी अवस्था है ये घटते उत्पादन की अवस्था कहलाती है। इसके बाद जो हमारी तृतीय अवस्था है, जब हमारा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है तो हमारी तृतीय अवस्था लागू हो जाती है। इस अवस्था में सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है, औसत उत्पादन गिर रहा होता है और कुल उत्पादन भी गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों आपको यहाँ परिवर्तनशील अनुपात के नियम की और उत्पत्ति ह्रास नियम की तीनों अवस्थाएं समझ में आ गई हैं और इन तीनों अवस्थाओं का निर्धारण सीमांत उत्पादन के माध्यम से होता है। बच्चों हमने अभी जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम समझा, इसका हम कुछ महत्व भी समझ लेते हैं। संक्षेप में समझेंगे यह नियम हमने क्यों पढ़ा, ये नियम, इसका महत्व क्या है। यह नियम अगर हम देखें प्रत्येक उत्पादन में लागू होता है, कोई भी ऐसा उत्पादन नहीं है जहां यह नियम लागू नहीं होता है। तो ऐसे में इस नियम का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह अर्थशास्त्र का आधारभूत नियम है। यह नियम कृषि के साथ साथ खनन, मछली पालन, उद्योग, मकान निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में क्रियाशील होता है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का आधार। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जननांकिकी विद माल्थस ने जनसंख्या का नियम दिया था। उन्होंने कहा
कि खेती में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, जिस कारण उत्पादन गिरने लगता है और जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी और उत्पादन गिरेगा तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। तो माल्थस के जनसंख्या के नियम का आधार भी हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम है। एक क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर प्रभावित करता है। अगर किसी क्षेत्र में उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि उत्पादन गिर रहा है, लोगों की आय कम हो रही है, लोगों को रोजगार कम मिल रहा है और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी निम्न हो जाएगा। आविष्कार एवं खोज के लिए प्रेरणादायक। प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि उसके उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील ना हो अथवा देर से हो, तो इसके लिए वह क्या करेगा? नई नई तकनीकी का प्रयोग करेगा, नए नए खोज करेगा, नए नए आविष्कारों को भी प्रेरित करेगा। तो उत्पत्ति ह्रास नियम आविष्कार एवं खोज के लिए भी प्रेरणादायक है। तो बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही महत्व बहुत अधिक हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारा उत्पत्ति ह्रास नियम कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में भी आ गया होगा। आप इसे अपनी बुक के माध्यम से समझेंगे, इसकी तालिका और चित्र की प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पर अब हम कुछ प्रमुख बिंदु और जो हमारे रह गए हैं हम उन्हें समझेंगे। जैसे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन में संबंध। यह क्वेश्चन प्रायः एग्जाम में आता है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि इन तीनों में आपसी संबंध क्या है। इसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन के संबंध को समझेंगे। अभी हमने उत्पत्ति ह्रास नियम में कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन का चित्र बनाया था। चित्र बच्चों आपको याद होगा उल्टे यू आकार का था। हम उसी चित्र को बनाएंगे और इनके आपसी संबंध को भी समझेंगे। बच्चों, हम वाई अक्ष लेंगे और एक एक्स अक्ष लेंगे। एक्स अक्ष पर हमारा परिवर्तनशील साधन रहेगा जो कि हमने श्रम लिया हुआ था। हम यहाँ श्रम ले लेते हैं और वाई अक्ष पर हमारा कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन रहेगा। अब यहाँ पर हम दोनों के चित्र बनाएंगे। सीमांत उत्पादन हमारा कैसे होता है? प्रारंभ में बढ़ता है, गिरता है, शून्य होता है और इसके बाद ऋणात्मक होता है। हमारे सीमांत उत्पादन का आकार ऐसा होता है। अब इसके बाद हम कुल उत्पादन बनाएंगे। कुल उत्पादन बनाने से पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है। तो आप इसे ऐसा कर सकते हैं, डॉट करके एक लाइन डाल सकते हैं जिससे आपको कुल उत्पादन में कहीं भी मिस्टेक ना हो। तो कुल उत्पादन आपका प्रारंभ में बढ़ता है, फिर स्थिर रहता है और इसके बाद गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हो गया कुल उत्पादन। अब हम सीमांत और कुल उत्पादन के संबंध को समझेंगे। जब सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है तो कुल उत्पादन भी बढ़ता है। एक बिंदु के बाद सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाता है। हम देख रहे हैं यहाँ से सीमांत उत्पादन हमारा गिरना प्रारंभ हो गया है। तो इस बिंदु के बाद कुल उत्पादन में वृद्धि तो होती है, लेकिन कैसी वृद्धि होती है? घटती हुई दर से। और इस समय सीमांत उत्पादन गिर रहा होता है लेकिन धनात्मक होता है। तो बच्चों, 2 पॉइंट क्लियर हुए। जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन भी बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन गिरता है और लेकिन धनात्मक होता है उस समय कुल उत्पादन में वृद्धि होती है लेकिन गिरती हुई दर से। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन भी गिर रहा होता है। तो बच्चों, यह संबंध आपको चित्र के माध्यम से ही बताना होता है। आप क्योंकि आप इसे रटने की कोशिश करेंगे तो आप रट नहीं पाएंगे। चित्र के माध्यम से आपको आसानी से संबंध स्पष्ट हो जाएगा। बच्चों, अब हम समझेंगे सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन का संबंध। इसे भी हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक्स अक्ष पर हमारा परिवर्तनशील साधन श्रम रहेगा, वाई अक्ष पर हमारा सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन रहेगा। हमारे सीमांत और औसत उत्पादन कैसे होते हैं? उल्टे यू आकार के। बच्चे, प्रायः आप लोग इसमें औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन का जब चित्र बनाते हो तो उन्हें उल्टा बना देते हो। तो हम इसे एक ट्रिक से समझते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम औसत उत्पादन। अल्फ़ाबेट में क्या आता है? सबसे पहले ए। तो सबसे पहले हम औसत उत्पादन बनाते हैं। औसत उत्पादन कैसा होता है? प्रारंभ में बढ़ता है और फिर
गिरता है। ऐसा होता है, बहुत आसान है इसे बनाना। अब हम सीमांत उत्पादन को बनाएंगे। अल्फ़ाबेट में सीमांत उत्पादन हमारा बाद में आता है। तो सीमांत उत्पादन कैसा होता है? प्रारंभ में बढ़ता है और औसत उत्पादन को अधिकतम बिंदु पर काटता हुआ गिरता है, शून्य होता है और ऋणात्मक होता है। तो ये हमारा हो गया सीमांत उत्पादन। बच्चों, अब हम इसके संबंध को समझते हैं, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के। जब सीमांत उत्पादन हमारा बढ़ रहा होता है तो हमारा औसत उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन के बढ़ने की गति औसत उत्पादन की तुलना में तेज होती है। इसके बाद सीमांत उत्पादन जब गिरना प्रारंभ होता है, औसत उत्पादन को यह अधिकतम बिंदु पर काटता है। अगर हम यहाँ देखें तो इसके बाद औसत उत्पादन गिरना प्रारंभ हुआ, अर्थात सीमांत उत्पादन पहले गिरना प्रारंभ हो जाता है और औसत उत्पादन के अधिकतम बिंदु पर इसे कट करता है। इसके बाद जब सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ होता है तो औसत उत्पादन भी गिरता है, लेकिन सीमांत उत्पादन के गिरने की गति औसत उत्पादन की तुलना में तेज होती है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, लेकिन औसत उत्पादन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो बच्चों, बस इसके कुछ प्रमुख 2-3 बिंदु हैं जिनके माध्यम से हमने औसत और सीमांत उत्पादन के संबंध को समझा, और आप भी इसे चित्र के माध्यम से समझने की प्रैक्टिस करेंगे और चित्र को बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों, आज हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन समाप्त होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ उत्पत्ति ह्रास नियम है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन पढ़ेंगे। अब बच्चों, आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्नों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आज के टॉपिक के हमारे प्रमुख प्रश्न हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम या परिवर्तनशील अनुपात का नियम समझाइए। इसे आप तालिका और चित्र के माध्यम से समझाएंगे और बताएंगे कि जब परिवर्तनशील साधन का हम प्रयोग करते हैं और कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं तो एक समय बाद उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की आप अवस्थाएं यहाँ पर बताएंगे। मैंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है, फिर घटता है और अंत में उत्पादन ऋणात्मक होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन में संबंध। इन तीनों संबंध को आप चित्र के माध्यम से बताएंगे, चित्र बनाएंगे और संबंध के बिंदुओं को लिखेंगे। यह प्रश्न शॉर्ट में प्रायः एग्जाम में आता है, और आपका जो पहला और दूसरा प्रश्न है यह लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जाम में आता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है।